Hi guys, let's see this chapter today, photosynthesis in higher plants, जिसमें हम photosynthesis के साथ सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग कि ग्रीन प्लांट्स ही सिर्फ फोटोसिंथेसिस करते हैं। एंड हमें सारे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ फोटोसिंथेसिस, एंड उससे जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं उसके लिए। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ ग्रीन प्लांट्स में मिलता है और कुछ साइनोबैक्टीरिया में भी देखने को मिलता है। फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस विच इज़ अ फिजिको केमिकल प्रोसेस जिसमें फिजिकल और केमिकल दोनों चेंजेस होते हैं। एंड लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी दैट इज सनलाइट हम लेकर के केमिकल एनर्जी दैट इज इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हम उसको स्टोर करते हैं। क्लियर? सारे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो अब एनर्जी के लिए सनलाइट पे ही डिपेंडेंट होते हैं। अल्टीमेट सोर्स ऑफ सनलाइट, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी सनलाइट ही होती है। देयरफॉर वी यूज़ द एनर्जी फ्रॉम सनलाइट बाय द प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, एंड ये बेसिस ऑफ लाइफ होता है बिकॉज इससे हमें फूड, इससे हमें ऑक्सीजन मिलती है टू ब्रीथ। कुछ एक्सपेरिमेंट्स के बारे में हम देखते हैं, जैसे कि फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो हमने किया होगा कि हम एक वेरीगेटेड लीफ लेते हैं, दैट इज़ कुछ पैचेस वहाँ पे येलोइश होते हैं, कुछ ग्रीनिश होते हैं, और अगर जहाँ पे येलोइश है मीन्स वहाँ पे क्लोरोफिल की एब्सेंस है। एंड इफ़ यू एक्सपोज इट टू द लाइट एंड टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, तो आपको ये पता चलेगा कि जो ग्रीन पैचेस होते हैं वहीं पे आपको पॉजिटिव टेस्ट ऑफ स्टार्च मिलता है, दैट इज़ ब्लू ब्लैक कलर मिलता है विद द आयोडीन सोल्यूशन। अदरवाइज जो येलोइश पार्ट होता है वहाँ पे नहीं मिलता। दिस कन्फर्म्स द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लोरोफिल इन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। नाउ सेकेंड एक्सपेरिमेंट जो हम देख चुके हैं इज़ मॉल्स लीफ एक्सपेरिमेंट, मॉल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट, जिसमें हमें CO2 की इसेंशियलिटी को शो करना रहता है। तो इसमें हम करते क्या है कि एक लीफ लेते हैं एंड उसको हाफ हम एक टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल देते हैं एंड हाफ वी कीप आउटसाइड। टेस्ट ट्यूब के अंदर हम क्या लिए रहते हैं, KOH का सोल्यूशन। KOH के लिए बस यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो उसका फंक्शन क्या है, तो इट एब्जॉर्ब्स ऑल द CO2। तो जो उसने CO2 एब्जॉर्ब कर लिया है, कॉटन सोक्ड विद KOH हमने रखा है, उसने सारा CO2 एब्जॉर्ब कर लिया है, तो वहाँ पे हमें पॉजिटिव टेस्ट ऑफ स्टार्च नहीं मिलता। एंड वेराज जो लीफ बाहर की ओर होती है टेस्ट ट्यूब के, वहाँ पे हमें पॉजिटिव टेस्ट ऑफ स्टार्च मिलता है, विच कन्फर्म्स कि CO2 इज़ मच नीडेड मटीरियल फॉर फोटोसिंथेसिस, राइट। अर्ली एक्सपेरिमेंट्स में हमें जोसेफ प्रिस्ले का सबसे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट गिवन हुआ है, दैट इज़ गिवन है, जिसमें हमें उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि रोल ऑफ ऑक्सीजन दैट इज़ एयर ग्रीन प्लांट्स की ग्रोथ में कितना मैटर करता है। इन्होंने ऑक्सीजन को भी डिस्कवर किया था 1774 में। उन्होंने बेल्जर एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया है, जिसमें ही टुक अ माउस, अ बर्निंग कैंडल, और बेल्जर के अंदर इनक्लोज कर दिया, राइट। तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि आफ्टर फ्यू डेज उन्होंने सील पैक किया था बिल्कुल बेल्जर को, राइट, जहाँ पे एयर फ्रेश नहीं आ पा रही थी। तो माउस जो था वो भी मर जाता है एंड द बर्निंग कैंडल ऑल्सो बुझ जाती है। बट उन्होंने अगेन जब ये एक्सपेरिमेंट रिपीट किया आफ्टर पुटिंग अ प्लांट दैट इज़ मिंट प्लांट उसमें, तो उन्होंने ये नोटिस किया कि द माउस कंटिन्यू टू लिव एंड द कैंडल कंटिन्यू टू किंडल, राइट। तो उन्होंने कुछ ऐसा कंक्लूड किया कि प्लांट्स जो होते हैं वो रीस्टोर करते हैं एनवायरनमेंट में कुछ, तो जो ब्रीदिंग एनिमल्स और हमारे जो बर्निंग कैंडल रिमूव करते हैं एटमॉस्फेयर से, राइट। मेनली वो बात कर रहे थे ऑक्सीजन की, राइट। फिर प्रिस्ली के एक्सपेरिमेंट को कुछ फर्दर साइंटिस्ट ने पुट फॉरवर्ड किया था, दैट इज़ ब्रिंग फॉरवर्ड किया था TW एंगलमैन, उसमें नहीं, TW एंगलमैन नहीं है, जैन इंजन हाउस है। यू गाइज माइट ऑल्सो कन्फ्यूज बिटवीन द नेम्स। जैन इंजन हाउस थे जिन्होंने इनके एक्सपेरिमेंट को थोड़ा एक्सटेंड किया था, और उन्होंने ये शो करने की कोशिश की थी कि इम्पॉर्टेंस ऑफ सनलाइट कितनी ज़्यादा है वाइल फोटोसिंथेसिस। तो उन्होंने किया क्या कि एक एक्वाटिक प्लांट दैट इज़ हाइड्रिला उन्होंने चूज़ किया, एंड एक एलिगेंट एक्सपेरिमेंट था इनका कि उन्होंने उस प्लांट को एक टेस्ट ट्यूब, इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब में डाला, एंड एंड उनको बबल्स देखने को मिल रहे थे इफ़ इट वाज, जब वो एक्सपेरिमेंट को सनलाइट की प्रेजेंस में कर रहे थे। बट जब वो सनलाइट की प्रेजेंस में नहीं कर रहे थे, दैट इज़ इन डार्क, जब वो रिएक्शन को कैरी आउट कर रहे थे, तो उस टाइम उनको बबल्स की फॉर्मेशन नहीं देखने को मिलती है, विच कन्फर्म्स कि सनलाइट एसेंशियल है। एंड लेटर ऑन वो कंफर्म हुआ कि जो बबल्स देखने को मिल रहे थे वो ऑक्सीजन के बबल्स थे। तो सनलाइट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फॉर फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं जूलियस वॉन सैक्स, जो 1854 में अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं बाय टेलिंग कि
प्लांट्स जो होते हैं वो ग्लूकोज को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, एंड कुछ स्ट्रक्चर्स में स्टोर करते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, एक पिगमेंट होता है दैट इज ग्रीन सब्सटेंस प्लांट्स में होता है दैट इज क्लोरोफिल, वो लोकेटेड होता है स्पेशल बॉडीज में दैट इज क्लोरोप्लास्ट एज वी नो टुडे, राइट। तो उन्होंने ये बताया कि ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वहाँ पे ग्लूकोज बनता है एंड ये स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। नेक्स्ट साइंटिस्ट इज टी.डब्ल्यू. एंगलमैन। इनका बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट था कि ये प्रिज्म यूज़ किए थे अलॉन्ग विद ग्रीन एल्गा दैट इज़ क्लेडोफोरा, प्लस इन्होंने कुछ एरोबिक बैक्टीरिया का भी यूज़ किया था। वो क्यों किया था कि अगर उन्होंने लाइट पास की थ्रू प्रिज्म तो वो स्प्लिट होगा, राइट। तो उनको ये देखना था कि कौन से कंपोनेंट, स्पेक्ट्रल कंपोनेंट में से कौन से कंपोनेंट में सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस का रेट देखने को मिलता है। तो उन्होंने एरोबिक बैक्टीरिया इसके लिए वहाँ पे ऑप्ट किया था। तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि रेड और ब्लू रीजन में मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस देखने को मिलती है, उसमें से भी रेड रीजन में सबसे मैक्स रहता है, क्लियर। तो इससे उन्होंने फर्स्ट एक्सटेंट स्पेक्ट्रम डेवलप किया था जो रिजेंबल कर रहा था बहुत ज़्यादा द फर्स्ट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। और एम्पिरिकल फॉर्मूला हमारे फोटोसिंथेसिस का क्या होता है कि CO2 एंड H2O यहाँ पे कंज्यूम होता है एंड देयर इज़ द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन का रिलीज होता ही होता है। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CO2 प्लस H2O लाइट के प्रेजेंस में CH2ON ब्रैकेट के बाहर, राइट। तो कुछ भी कार्बोहाइड्रेट बन सकता है एंड ऑक्सीजन की रिलीज होती है। कार्बोहाइड्रेट मेजरली जो होता है वो इन द केस ऑफ प्लांट्स इज ग्लूकोज जो सिंथेसाइज होता है, राइट। माइलस्टोन कंट्रीब्यूशन जो होता है वो हमारे फोटोसिंथेसिस की फील्ड में एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट का होता है दैट इज़ कॉर्नेलियस वान नील का होता है, जो हमें ये बताते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस के टाइम पे ऑक्सीजन रिलीज होती है वो H2O से आती है ना कि CO2 से। उन्होंने ये कंफर्म कैसे किया था, ऑब्जर्व दैट कि जो पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया होते हैं जिनके अंदर H2O नहीं होता बल्कि H2S होता है एज अ हाइड्रोजन डोनर, तो उस केस में कोई इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन नहीं देखने को मिलती, वो एनऑक्सीजनिक होते हैं, विच कन्फर्म्स कि ऑक्सीजन तभी रिलीज होती है जब H2O की प्रेजेंस होती है, राइट। एंड बाद में ये रेडियो आइसोटॉपिक टेक्निक से भी प्रूफ हुआ कि हमने रेडियो आइसोटॉपिक लेबल्ड हमने एक ऑक्सीजन यूज़ किया दैट इज़ ऑक्सीजन 18 H2O में एंड ऑक्सीजन 16 इन CO2। तो हमें O2 में ऑक्सीजन 18 O2 देखने को मिलता है दैट इज़ H2O वाला ऑक्सीजन देखने को मिलता है। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात यहाँ पे कही थी कि ऑक्सीजन जो होता है वो हमें कहाँ से मिलता है, H2O से मिलता है ना कि CO2 से, जो कन्फ्यूजन हो सकती है साइंटिस्ट के माइंड में उस टाइम पर, क्लियर कि ये ऑक्सीजन इवॉल्व किससे होता है आफ्टर ऑल। ग्रीन एंड पर्पल सल्फर बैक्टीरिया जो होते हैं उनके में H2S एज अ हाइड्रोजन डोनर यूज किया जाता है एंड वहाँ पे ऑक्सीजन की जगह पे क्या मिलता है प्रोडक्ट, सल्फर या सल्फेट डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्गेनिज्म कौन सा है, क्लियर। दिस इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन यू कैन से फॉर फोटोसिंथेसिस, जहाँ पे H2O की रिलीज हो रही है, H2 कंज्यूम भी हो रहा है बैलेंस करने के लिए, वी हैव जस्ट मेंशन्ड, एंड O2 का रिलीज हो रहा है। ऑल्सो फोटोसिंथेसिस जो होता है वो एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है, नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस, जो ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट में होता है, नॉट जस्ट द ग्रीन लीव्स बट ऑल्सो इन द ग्रीन पार्ट्स लाइक सेपल्स, स्टेम, ग्रीन स्टेम जो होती है उसमें भी हो सकता है, अनराइपेंड फ्रूट्स जो ग्रीनिश होते हैं उनके में भी हो सकता है, जस्ट क्लोरोफिल कंटेनिंग कंपाउंड्स होने चाहिए, क्लियर। क्लोरोप्लास्ट की अलाइनमेंट भी ऐसी होती है प्लांट के अंदर सो दैट वो ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ क्या लाइट को रिसीव करें। फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग द केस ऑफ हाई लाइट इंटेंसिटी ये पैरेलल टू द वॉल्स अलाइन करते हैं फ्लैट सर्फेसेस। ड्यूरिंग द केस ऑफ लो लाइट इंटेंसिटी ये परपेंडिकुलर टू द लाइट इंसिडेंट खुद को अलाइन करते हैं सो दैट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट इंटेंसिटी इन पे फॉल करे एंड ये एब्जॉर्ब करे, क्लियर। हमने सेल चैप्टर में स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट देखा होगा जिसमें ग्रेना होते हैं, थैलाकॉइड से मिलकर के बहुत सारे ग्रेना बने होते हैं एंड आपस में वो इंटरकनेक्टेड होते हैं थ्रू स्ट्रोमल लैमेले, राइट। तो यहाँ पे मेम्ब्रेनस सिस्टम होता है ग्रेना का एंड सेकेंड इज द स्ट्रोमा विच इज़ द फ्लूइड मैट्रिक्स जो पूरा फैला हुआ होता है इन आर क्लोरोप्लास्ट, क्लियर। तो यहाँ पे क्लियर कट डिवीजन ऑफ लेबर होता है, कैसे कि जो मेम्ब्रेनस पार्ट होता है वहाँ पे लाइट रिएक्शन होती है दैट इज़ ATP की सिंथेसिस, NADPH की सिंथेसिस एंड ऑक्सीजन का रिलीज वहाँ पे होता है। एंड स्ट्रोमा जो होता है वहाँ पे डार्क रिएक्शन होता है विच मीन्स कि शुगर की सिंथेसिस होती है दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट्स की सिंथेसिस होती है एंड वहाँ पे स्टार्च की सिंथेसिस होती है, राइट। लाइट रिएक्शंस अब क्या होते हैं, लाइट रिएक्शंस वो रिएक्शंस होते हैं जो डायरेक्टली लाइट डिपेंडेंट होते हैं।
बट डार्क रिएक्शंस जो होते हैं वो डायरेक्टली तो लाइट डिपेंडेंट नहीं होते, बट दे डिपेंड अपॉन द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड ऑफ आफ्टर लाइट रिएक्शन। क्लियर? डार्क रिएक्शन को ऐसे मिसकंसीव नहीं करना चाहिए कि ये डार्क में ही होते हैं, इट्स नॉट दैट। बस इनको लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट इनडायरेक्टली चाहिए होते हैं। क्लियर? ये डायरेक्टली डिपेंड नहीं करता। इन द स्ट्रक्चर व्हाट वी हैव शोन, ये हमें स्टार्च के ग्रेन्यूल्स दिखाए गए हैं। दिस आर द लिपिड मॉलिक्यूल्स, राइबोसोम्स हैं, ये ग्रेना है, दिस इज स्टोमल लैमेले, outer and inner membrane of our chloroplast, right? And this matrix is called as stroma. Now what are pigments? Pigments जो होते हैं वो ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनके पास कैपेबिलिटी होती है टू absorb the light of a particular wavelength, and हमारे को क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड्स, ज़ैंथोफिल्स, ये कुछ पिगमेंट्स हैं जिनको पढ़ना है। एंड पिगमेंट्स का सेपरेशन हम पेपर क्रोमेटोग्राफी के थ्रू कर सकते हैं, जो हम केमिस्ट्री में थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। एक्चुअली व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इन दिस कि हमें कलर जो दिखता है लीफ में वो जस्ट बिकॉज ऑफ वन पिगमेंट दैट इज़ क्लोरोफिल ए तो नहीं होता, इट इज़ बिकॉज ऑफ 4 पिगमेंट्स दैट इज़ क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल्स, कैरोटीनॉइड्स, राइट। इसमें से क्लोरोफिल ए जो होता है वो चीफ एंड द प्रिंसिपल पिगमेंट होता है, प्राइमरी पिगमेंट होता है। क्लियर? इनके कलर्स आपको याद रखने हैं कि क्लोरोफिल ए जो होता है वो ब्राइट टू ब्लू ग्रीन होता है, क्लोरोफिल बी इज़ येलो ग्रीन, एंड ज़ैंथोफिल्स आर येलो, कैरोटीनॉइड्स आर येलो टू येलो ऑरेंज इन कलर, राइट। यहाँ पे हमें क्या दे रखा है कि ये अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। फर्स्ट थिंग येलोइश जो है और आधे पे ख़त्म हो जा रहा है, ऐसे आप याद रख सकते हो, वो कैरोटीनॉइड्स हैं। जो ब्लू रीजन है जो पीक पर नहीं फॉर्म कर रहा वो क्लोरोफिल ए है, एंड तो जो पीक फॉर्म कर रहा है वो क्लोरोफिल बी है। अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है ऑफ लाइट बाई क्लोरोफिल पिगमेंट्स। नेक्स्ट इज द एक्शन स्पेक्ट्रम दैट इज रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विद वेवलेंथ। यहाँ पे शो किया गया है कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस रेड रीजन में मैक्सिमम होती है, उसके बाद ब्लूइश रीजन में होती है। नाउ इफ़ यू सुपर इम्पोज एब्जॉर्प्शन और एक्शन स्पेक्ट्रम, तो आपको एक सुपर इम्पोज करने वाली 1-to-1 ओवरलैप नहीं देखने को मिलती है इन द केस ऑफ क्लोरोफिल ए। फ्यू ऑफ यू मस्ट बी थिंकिंग कि क्लोरोफिल ए ही तो मेजर जब चीफ पिगमेंट है तो हम वाई डू वी नीड अदर एसेसरी पिगमेंट्स? बाकी के जो पिगमेंट्स हैं क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल्स, कैरोटीनॉइड्स, इनको हम एसेसरी पिगमेंट की कैटेगरी में रखते हैं। वाई डू वी नीड दैट? सो लेट मी टेल यू गाइज कि ये हमें इसलिए ज़रूरत होती है ताकि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट इंटेंसिटी जो फॉल हो रही है वो हम ले पाएँ एंड फनल कर पाएँ टू क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल, राइट, वाइडर रेंज ऑफ वेवलेंथ को अब्जॉर्ब कर पाएँ। प्लस ये ऑल्सो प्रिवेंट करते हैं फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफिल ए, विच मीन्स कि क्लोरोफिल ए पे ज़्यादा लाइट इंटेंसिटी ना फॉल कर जाए, उसका फोटो ऑक्सीडेशन, लाइट में ऑक्सीडेशन ना हो जाए, उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, राइट। लाइट रिएक्शन सब क्या होते हैं, लेट्स सी इन डिटेल। लाइट रिएक्शन या फोटोकेमिकल फेज भी इसको कहते हैं, जिसमें हम वाटर स्प्लिटिंग देखते हैं, लाइट का अब्जॉर्प्शन देखते हैं, ऑक्सीजन रिलीज देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ केमिकल इंटरमीडिएट्स लाइक ATP, NADPH की सिंथेसिस भी इसी में देखने को मिलती है। हियर पिगमेंट्स 2 फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं, दैट इज़ लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस में अरेंज्ड होते हैं, लाइक PS1 एंड PS2। यहाँ पे PS क्या है, फोटो सिस्टम 1 फॉर्म करते हैं कुछ पिगमेंट्स, एंड कुछ पिगमेंट्स फोटो सिस्टम 2 फॉर्म करते हैं। ये 1 और 2 इनकी नेमिंग इसलिए है क्योंकि ये इनकी ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी ही ऐसी रही है, नॉट इन द ऑर्डर ऑफ देयर फंक्शन, क्योंकि फंक्शन में तो फोटो सिस्टम 1 बाद में करता है, फोटो सिस्टम 2 पहले करता है, तो उस ऑर्डर में तो ये हो नहीं सकते। दे आर नेम्ड सो बिकॉज इनकी डिस्कवरी का ऑर्डर ये रहा है। क्लियर? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं वो बहुत सारे पिगमेंट से मिलकर बना होता है जो एक पर्टिकुलर प्रोटीन के साथ अटैच्ड होते हैं, एंड सारे के सारे पिगमेंट्स जो होते हैं वो कंस्टिट्यूट करते हैं एंटीने मॉलिक्यूल्स को, एंड इनके पास सारी वेवलेंथ अब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है एक्सेप्ट फॉर वन, दैट इज़ जो क्लोरोफिल ए करता है। एंड सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए जो होता है वो रिएक्शन सेंटर फॉर्म करता है, एंड इसकी पीक अलग अलग आती है PS1 और PS2 में। PS1 के केस में 700 आती है नैनोमीटर पे, एंड PS2 के केस में 680 पे इसकी पीक आती है हमारे रिएक्शन सेंटर की। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें ये प्राइमरी एक्सेप्टर शो कर रखा है, दीज आर द फोटॉन्स, और ये रिएक्शन सेंटर है हमारा, ये पिगमेंट मॉलिक्यूल्स है, एंड ये टोटल लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स मिलकर बनाते हैं। सी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में अब हमें क्या देखना है कि जब PS2 मॉलिक्यूल पड़ा हुआ है तो उसके ऊपर जब लाइट, पर्टिकुलर लाइट की वेवलेंथ दैट इज 680 की वेवलेंथ जब उस पर फॉल करती है तो वहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक्साइट हो जाते हैं। हमने केमिस्ट्री में थोड़ा आइडिया लिया होगा कि जब हायर एनर्जी मतलब एनर्जी अब्जॉर्ब करता है इलेक्ट्रॉन तो वो अपने हायर ऑर्बिट पे चला जाता है, राइट।
तो वो एक्साइटेड हो जाता है और उसको एक्सेप्ट कौन करता है, एक प्राइमरी एक्सेप्टर एक्सेप्ट करेगा एंड वो पास डाउन करेगा उस इलेक्ट्रॉन को थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। एंड दिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती क्या है, इट इज़ अ सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड साइटोक्रोम्स। एंड यहाँ पे मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ईटीएस में क्या होगा, डाउनहिल होता है, दैट इज़ ऊपर से नीचे होता है, डाउनहिल ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, दैट इज रिडॉक्स स्केल पे अगर आप अरेंज करो तो वो डाउनहिल मूवमेंट देखने को मिलती है। और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ईटीएस में इमीडिएटली यूज अप नहीं हो जाते, बट दे कीप ऑन पासिंग डाउन, इलेक्ट्रॉन पास करते 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 PS1 के पास पहुँचता है। देन अगेन PS1 के ऊपर अगर वेवलेंथ 700 नैनोमीटर की फॉल करी, दैट इज उसने रेड लाइट अगर रिसीव की, तो वहाँ पे भी अगेन एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा PS1 का, एंड ये एक अगेन एक प्राइमरी एक्सेप्टर के पास पहुँचेगा जो ग्रेटर रिडॉक्स पोटेंशियल पे होगा, दैट इज अपहिल मूवमेंट यहाँ पे होगी। देन उसके बाद फिर से डाउनहिल मूवमेंट देखने को मिलती है NAD+ के पास, जो इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके NADP+ के पास, एंड ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद NADPH2 बन जाता है, दैट इज़ ये रिड्यूस हो जाता है। ये पूरी की पूरी स्कीम, दैट इज़ PS2 से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होना, पास होना प्राइमरी एक्सेप्टर के पास, फिर वह अपहिल ये मूवमेंट होना, देन डाउनहिल टू द थ्रू ETS, देन अगेन PS1 के पास पहुँच करके अपहिल मूवमेंट होना टू प्राइमरी एक्सेप्टर, देन अगेन डाउन टू NADP+ इज कॉल्ड एज Z स्कीम, बिकॉज इसकी अरेंजमेंट, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स शेप यही होता है, इफ़ यू अरेंज ऑल दी कैरियर्स ऑन रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल। इसमें हम एक बार वापस से रिकैपिचुलेट करते हैं व्हाट वी हैव रेड, कि ये हमारा PS2 है, राइट। इस पे लाइट अगर फॉल करी 680 नैनोमीटर की तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने एक्सेप्ट किया, देन डाउनहिल ETS के थ्रू गया जहाँ पे एक ATP मॉलिक्यूल की सिंथेसिस होती है, एंड ये पास करते करते PS1 के पास पहुँचा, जहाँ से अपहिल अगेन टू इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर गया, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जहाँ से अगेन डाउनहिल मूवमेंट होती है NADP+ के पास और NADPH2 की फाइनली सिंथेसिस हो जाती है। आप इस डायग्राम में एक और चीज़ नोट कर सकते हो कि वाटर की स्प्लिटिंग जो है वो PS2 के पास हो रही है। क्यों? क्योंकि PS2 ने अपना एक इलेक्ट्रॉन खोया है, उसका इलेक्ट्रॉन PS1 के पास जा चुका है एंड फाइनली टू NADP+ के पास जा चुका है। तो उसको एक इलेक्ट्रॉन अपना वापस चाहिए, तो वो कौन फुलफिल करता है, रिप्लेस कौन करता है उसको, H2O स्प्लिट करके वहाँ पे रिप्लेस करता है। एक H2O मॉलिक्यूल अगर स्प्लिट हुआ तो 2 इलेक्ट्रॉन और 2 H+ एंड O2 की ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज होता है। इफ़ 2 H2O मॉलिक्यूल से स्प्लिट हुए तो 4 H+, 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड एक O2 का मॉलिक्यूल फॉर्म होता है, राइट। तो इलेक्ट्रॉन ऑफ PS2 तो रिप्लेस हो गए, और जो PS1 के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लॉस हुए हैं उसको रिप्लेस कौन करता है, PS2 के इलेक्ट्रॉन्स इटसेल्फ, राइट। आपको इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही याद रखना है कि स्प्लिटिंग ऑफ वाटर जो होता है वो एसोसिएटेड होता है विद PS2, नॉट विद PS1। एंड सेकंड थिंग कि PS2 के इलेक्ट्रॉन्स को रिप्लेस कौन करता है, H2O, एंड PS1 के इलेक्ट्रॉन को कौन रिप्लेस करता है, PS2। क्लियर? प्लस दिस वाटर स्प्लिटिंग जो होती है वो कहाँ लोकेटेड होती है, जो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन होती है उसके इनर साइड पे लोकेटेड होती है। क्लियर? इनर साइड पे लोकेटेड होती है, तो थैलाकॉइड का जो ल्यूमन होता है वहाँ पर H+ की कंसनट्रेशन इंक्रीज होती है। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, दिस विल हेल्प यू विद योर ETS का कंसेप्ट। नाउ साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइजेशन। देखो, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनके पास ये कैपेसिटी होती है कि वो एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर ले फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ सब्सटेंसेस एंड इसको स्टोर कर पाएँ इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड्स। जैसे कि हमने कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी एक्सट्रैक्ट की एंड उसको हम ATP के फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं, राइट। स्पेशल सब्सटेंस जैसे कि ATP वही कैरी करता है इस एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ केमिकल बॉन्ड। तो फॉस्फोराइलेशन होता क्या है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ ATP। अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया में एंड क्लोरोप्लास्ट दोनों में हो सकता है, क्लियर। इफ़ इट इज़ हैपनिंग इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो इसको हम फोटोफॉस्फोराइलेशन के नाम से जानते हैं। जो हमने एंटायर Z स्कीम पढ़ी थी दैट इज़ कॉल्ड एज नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, बिकॉज वहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो PS2 से पास किया है वो NADP+ के पास जा चुका है, वो उसके पास वापस नहीं आता है, इसलिए इसको हम नॉन साइक्लिक कहते हैं, क्लियर। बट साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन भी एग्जिस्ट करता है अगर सिर्फ 700 नैनोमीटर की लाइट अवेलेबल है, 680 की नहीं अवेलेबल है, तो हमें यहाँ पे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन भी देखने को मिलता है। और इसकी लोकेशन कहाँ पे हो सकती है, स्ट्रोमल लैमेले में होती है। क्यों? क्योंकि स्ट्रोमल लैमेले में एक डिफरेंस होता है वहाँ के अरेंजमेंट में कि वहाँ पे PS2 प्रेजेंस नहीं होता, प्लस वहाँ पे NADP रिडक्टेज एंजाइम नहीं होती। तो जो PS1 के इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो पास करते हैं प्राइमरी एक्सेप्टर के पास, फिर वो ETS के बाद जाने के बाद वो क्लोरोफिल के पास ही आ जाता है। NADP+ जैसा वहाँ कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता क्योंकि एंजाइम ही नहीं है वहाँ पे। सो यहाँ पे पूरा साइक्लिक प्रोसेस चल रहा होता है, एज यू कैन सी फ्रॉम दिस डायग्राम कि PS1 को एज
700 नैनोमीटर की लाइट मिली, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, प्राइमरी रिसेप्टर के पास गया एंड डाउन हिल टू ETS आया एंड 1 ATP मॉलिक्यूल की सिंथेसिस हो गई। यहाँ पे कोई भी आपको NADPH की सिंथेसिस नहीं देखने को मिलेगी, बिकॉज यहाँ पे डेफिनेटली NADPH के लिए कोई NADP प्लस जैसा रिडक्टेज एंजाइम ही नहीं प्रेजेंट है, और यहाँ पे PS2 ही एब्सेंट है स्ट्रोमल लैमेले में। सो दिस इज कॉल्ड साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, जहाँ पे आपको NADPH की सिंथेसिस नहीं होती, सिर्फ एक ATP का मॉलिक्यूल ही मिलता है, और ये तभी होगा जब 680 नैनोमीटर से ज़्यादा की वेवलेंथ अवेलेबल है, दैट इज 700 नैनोमीटर की आपको अवेलेबल है। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। पहले तो मैं बता दूँ ये हाइपोथेसिस है किसके लिए। ये हमें ATP की सिंथेसिस के बारे में बताता है कि ETS के टाइम पे ATP की एक्चुअली सिंथेसिस होती कैसी है क्लोरोप्लास्ट में, सॉरी नॉट ड्यूरिंग ETS के टाइम पे तो रेस्पिरेशन में होता है। यहाँ पे केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस ये बताता है कि ATP की सिंथेसिस हमारे क्लोरोप्लास्ट में कैसे होती है, राइट। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में ETS चलता है तो वहाँ पे NADH2 FADH2 से ATP की जनरेशन होती है, क्लियर। तो हमें पहली चीज़ तो ये ध्यान रखनी है कि ATP की सिंथेसिस के लिए आपको एक प्रोटॉन ग्रेडियंट की मस्ट रिक्वायरमेंट होती है एंड होना ही होना चाहिए, तभी सिंथेसिस होगी। एंड आगे हम देखते हैं कि व्हाट इज़ दिस केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस अबाउट। यह हाइपोथेसिस ये कहता है कि आपको प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट करना है, दैट इज़ प्रोटॉन का ग्रेडियंट का प्रोटॉन की कंसंट्रेशन का एक डिफरेंस क्रिएट करना, राइट। तो आप कैसे करोगे कि थैलाकॉइड जो है उसका ल्यूमेन है, उसके ल्यूमेन में हम H+ की कंसंट्रेशन ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे एंड स्ट्रोमा जो है बाहर का उसमें H+ की कंसंट्रेशन कम करने की कोशिश करते हैं। कैसे? वाटर की स्प्लिटिंग मैंने आपको बताई है कि इनर साइड ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन थैलाकॉइड मेम्ब्रेन होता है, थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन के अंदर की ओर वो लोकेटेड होता है। तो जब H2O स्प्लिट होता है तो H+ की कंसंट्रेशन इमीडिएटली बढ़ जाती है वहाँ पे थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन में, दैट इज़ ल्यूमेन में बढ़ जाता है उसका कंसंट्रेशन, क्लियर। ऑल्सो जो NADP रिडक्टेज एंजाइम होती है वो आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन पे लोकेटेड होती है, जिसको इलेक्ट्रॉन्स तो चाहिए ही चाहिए होते हैं, प्लस उसको H+ भी चाहिए होता है। इलेक्ट्रॉन तो ये PS1 से ले लेता है, क्लियर। इसको H+ भी चाहिए होता है, दैट इज़ एक प्रोटॉन भी चाहिए होता है फॉर बीइंग कन्वर्टिंग टू NADPH2, क्लियर। तो ये H+ कहाँ से लेता है? आउटर साइड पे लोकेटेड है थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के स्ट्रोमल साइड पे, तो स्ट्रोमा से ये H+ पिक करता है, दैट इज़ ऑटोमेटिकली स्ट्रोमा में H+ की कंसंट्रेशन कम करता है, राइट। H+ की कंसंट्रेशन स्ट्रोमा में कम करो, ल्यूमेन में बढ़ाओ, बोथ वे यू आर क्रिएटिंग द डिफरेंस। सेकेंड पॉइंट ऑफ दिस हाइपोथेसिस क्या कहता है कि जैसे कि इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं थ्रू द फोटो सिस्टम, द प्रोटॉन तो ट्रांसपोर्ट होता ही है एंड जो PS2 से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होता है वो प्राइमरी रिसेप्टर के पास जाता है, वो आउटर साइड ऑफ मेम्ब्रेन पे लोकेटेड होता है, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के आउटर साइड पे लोकेटेड होता है। वहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो होगा वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, एक इलेक्ट्रॉन कैरियर के पास करेगा, नहीं करता, बल्कि एक हाइड्रोजन दैट इज़ प्रोटॉन कैरियर के पास करता है। तो होता क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन तो कैरी करेगा ही, प्लस वो प्रोटॉन भी कैरी करेगा। तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन उसके थ्रू पास करेगा, एक H+ वो स्ट्रोमा से लेकर के थैलाकॉइडल ल्यूमेन में ट्रांसफ़र कर देगा, राइट। सो एक बेनिफिट यहाँ पे, एक एडेप्टेशन यहाँ पे हमें देखने को मिलती है सिस्टम में, जैसे कि दिस इज़ द डायग्राम फॉर केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस, जिसमें वी कैन सी कि PS2 से जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो रहा है प्राइमरी रिसेप्टर के पास जा रहा है, इस पर जब लाइट फॉल कर रही है तो PS2 से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होने के बाद प्लास्टोक्विनोन के पास जा रहा है। प्लास्टोक्विनोन अब इलेक्ट्रॉन्स किसके पास पास करता है? टू अ हाइड्रोजन कैरियर दैट इज़ प्रोटॉन कैरियर, साइटोक्रोम B6F के पास आता है एंड देन प्लास्टोसाइनिन के पास। ये सीक्वेंस भी आपको याद रखनी है कि प्लास्टोक्विनोन पहले आता है देन साइनिन, राइट। तो ये H+ हम स्ट्रोमा से देख सकते हैं कि पास कर रहा है इनर साइड में, ये H2O की स्प्लिटिंग हुई उसकी वजह से भी H+ अंदर बढ़ा। यहाँ पे PS1 के पास जब इलेक्ट्रॉन्स पहुँचे NADP+ को दिया इसने, जो कन्वर्ट होता है NADPH में, एंड H+ ये कहाँ से लिया इसने? स्ट्रोमा से पिक किया। तो अंदर में H+ की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, मतलब कि pH यहाँ पे कम हो रहा है, एसिडिक होता जा रहा है, क्लियर। ये हाई इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट हो गया, दैट इज़ यहाँ पे H+ की हाई कंसंट्रेशन हो रही है और यहाँ पे कम है, एंड दिस इज स्ट्रोमा जहाँ पे लो H+ कंसंट्रेशन हमें देखने को मिल रही है अभी। और यहाँ पे हमें हमारा ATP सिंथेसिस का मशीनरी लगा हुआ है, दैट इज़ कॉम्प्लेक्स 5 लगा हुआ है,
जिससे एटीपी मॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस होगी। अगर H प्लस की ये ग्रेडियंट जब ब्रेक होगा, H प्लस यहाँ से मूव आउट करेंगे तब। इन दिस डायग्राम ये एक ऑक्सीजोम लगा हुआ है हमारे थैलाकॉइड मेम्ब्रेन पे। ये CF0 पार्टिकल है, दिस इज CF1 पार्टिकल, राइट। CF0 पार्टिकल जो होता है वो एम्बेडेड होता है, ट्रांसमेम्ब्रेन चैनल की तरह काम करता है, जिससे H प्लस पास करते हैं हम फ्रॉम, और एक फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करवाता है हायर टू लोअर कंसनट्रेशन की ओर। ये जो F1 पार्टिकल है, ये हेड पीस इसको हम कहते हैं, जो आउटर साइड में लोकेटेड होता है, फेस करता है स्ट्रोमा को। जब इससे H प्लस पास कर रहे होते हैं तो इसमें कन्फर्मेशनल चेंज होता है, जिससे इतनी एनर्जी रिलीज होती है कि ATP की सिंथेसिस हो पाए। क्लियर। केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस के लिए हमें क्या क्या नीडेड होता है? पहला तो एक मेम्ब्रेन, जैसे कि थैलाकॉइड मेम्ब्रेन होती है इन केस ऑफ फोटोफॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा होता है, उसके लिए माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन चाहिए होती है। प्रोटॉन पंप चाहिए, जैसे कि F0 F1 पार्टिकल्स, एंड प्रोटॉन ग्रेडियंट भी चाहिए, ATP सिंथेस या एंजाइम भी हमें चाहिए। क्लियर है, इतनी रिक्वायरमेंट्स मस्ट होती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड रिमेंबर कि 4 things आर रिक्वायर्ड फॉर द 5 things are 1 2 3 4 yeah 4 things are required for taking place of chemiosmotic hypothesis, that is ATP के synthesis के लिए these are must। now हमारा जो लाइट रिएक्शन हो गया क्लियर, ATP की सिंथेसिस भी हो गई, NADPH2 की भी हो गई, ऑक्सीजन भी रिलीज हो गया है वाटर की स्प्लिटिंग से। तो होता क्या है, ये प्रोडक्ट्स अब कंज्यूम कहाँ पे होते हैं, दैट वी हैव टू सी। एक्चुअली O2 क्या करता है, वो तो डिफ्यूजन के थ्रू बाहर चला जाता है क्लोरोप्लास्ट से, बट ATP एंड NADPH जो होते हैं वो यूटिलाइज होते हैं डार्क रिएक्शन को चलाने के लिए। दैट इज़ डार्क रिएक्शन में सिंथेसिस ऑफ फूड होती है, क्लोरोप्लास्ट में ही होता है ये। वहाँ पे सिंथेसिस ऑफ फूड वहाँ पे होता है, दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ शुगर्स करवाता है। एंड डार्क रिएक्शन को हम बायोसिंथेटिक फेज भी कह सकते हैं। ये डार्क फेज कहना इसको एक मिसनॉमर है, बिकॉज ये लाइट की प्रेजेंस में भी रिएक्शन हो सकती है, जस्ट दैट कि लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स अवेलेबल होने चाहिए। हम कैसे चेक कर सकते हैं कि हमें ये लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स पे ही ये डिपेंड करता है? तो अगर आप डिसकंटिन्यू करें इमीडिएटली आफ्टर लाइट बिकम्स अनअवेलेबल, तो थोड़े अमाउंट ऑफ ATP और NADPH2 तो होते ही है, तो इसकी वजह से डार्क रिएक्शन थोड़े टाइम के लिए चलती है, बट आफ्टर सर्टन टाइम वो स्टॉप हो जाती है। देन अगेन अगर लाइट रिकंटिन्यू करी गई तो फिर से वो वहाँ पे फॉर्मेशन सिंथेसिस ऑफ शुगर स्टार्ट हो जाता है। डार्क रिएक्शन के बारे में फ्यू मोर पॉइंट्स कि डार्क रिएक्शन जो है उसको हम केल्विन साइकिल के थ्रू समझते हैं, दैट इज़ C3 साइकिल के थ्रू समझते हैं, जिसको मेल्विन केल्विन ने डिस्कवर किया था। कैसे कि वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, उसके बाद रेडियो आइसोटॉपिक टेक्निक्स जो थी उनको बेनिफिशियल यूजेस के लिए लोग यूज़ करना चाहते थे। तो केल्विन ने डिस्कवर किया कि उन्होंने किया क्या कि उनका एक्सपेरिमेंट ये था कि उन्होंने 14 आइसोटॉपिक कार्बन लिया, एंड एल्गल फोटोसिंथेसिस के टाइम पे 14 कार्बन यूज़ कर करके एल्गा दैट इज़ उन्होंने क्लाइडोफोरा यूज़ किया था यहाँ पे, उसको यूज़ किया, एंड फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट उन्होंने ट्राई किया था फाइंड आउट करने का ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो पता चला कि इट वाज अ 3 कार्बन कंटेनिंग ऑर्गेनिक एसिड, और वो एसिड फाइनली इट केम आउट टू बी 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, राइट। वो 3 कार्बन कंटेनिंग था, इसके लिए हम इसको C3 साइकिल के नाम से जानने लग गए, केल्विन साइकिल ऑल्सो, बिकॉज इसको मेल्विन केल्विन ने डिस्कवर किया था। जैसे ही C3 साइकिल के बारे में पता चला, साइंटिस्ट ये ट्राई किए फाइंड आउट करना कि सारे प्लांट्स में ही क्या ये 3 कार्बन कंटेनिंग ऑर्गेनिक एसिड दैट इज़ 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड ही सिंथेसाइज होता है, या कोई और एसिड भी फॉस्फोफिक्सेशन प्रोडक्ट हो सकता है। तो उनको पता चला कि कुछ और प्लांट्स भी होते हैं जिनमें एक 4 कार्बन कंटेनिंग ऑर्गेनिक एसिड की सिंथेसिस होती है, दैट इज़ ऑक्सैलोएसिटिक एसिड की भी सिंथेसिस होती है। तो ऐसे प्लांट्स को हम C4 प्लांट्स के पाथवे को कहने लग गए, जिसमें फर्स्ट फिक्सेशन प्रोडक्ट एक 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड था, एंड अगर 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड था तो C3 पाथवे तो उसके लिए दिया ही था मेल्विन केल्विन ने, राइट। प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर को ढूंढने में बहुत टाइम लगा। हमें पता है CO2 किसी के साथ कंबाइन कर करके 3 PGA फॉर्म कर रहा है, दैट इज़ 3 कार्बन का कंपाउंड फॉर्म कर रहा है। तो सारे साइंटिस्ट को भी यही लगा कि 2 कार्बन का कंपाउंड होगा जो एक्सेप्ट करता होगा CO2 को, एंड फाइनली 3 कार्बन कंपाउंड बन जाता होगा। बट टू दियर सरप्राइज, जो प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर था
वो एक 5 कार्बन कंटेनिंग कीटोन शुगर थी, दैट इज़ RUBP था, राइबोलोज बिसफॉस्फेट। अब केल्विन साइकिल जो है ये सारे फोटोसिंथेटिक प्लांट्स में होती है, वेदर वो C3 है या C4 प्लांट है, बट सारे प्लांट्स में ही शुगर की तो सिंथेसिस होती है, तो उसके लिए पाथवे ही केल्विन साइकिल है, तो सारे में ये अकर होता है और साइक्लिक मैनर में अकर होता है, जिसमें RUBP वापस से रीजनरेट हो जाता है, दैट इज़ जो एक्सेप्ट करता है CO2 को वापस से रीजनरेट हो जाता है। दिस केल्विन साइकिल में 3 स्टेप्स होते हैं, पहला कार्बोक्सिलेशन, देन रिडक्शन, देन रीजनरेशन, जिसमें कार्बोक्सिलेशन जो होता है वो वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल स्टेप होता है। कार्बोक्सिलेशन नेम ही बता रहा है कि इसमें CO2 की फिक्सेशन हो रही होगी RUBP के साथ। क्लियर, एटमॉस्फेयर से RUBP एक्सेप्ट करता है CO2 को एंड हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है, दैट इज़ 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड की फॉर्मेशन यहाँ पे होती है, और इस स्टेप को कैटालाइज एक एंजाइम करती है, दैट इज रुबिस्को, राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज एंजाइम इसको कैटालाइज करती है, इस कार्बोक्सिलेशन के प्रोसेस को। सेकेंड स्टेप रिडक्शन का होता है, जिसमें 3-PGA कन्वर्ट हो जाता है इनटू ट्रायोस फॉस्फेट या शुगर, जिसकी हम सिंथेसिस करवाना चाहते थे। क्लियर, एंड इसके लिए बट हमें 2 ATP 2 NADPH का कंजप्शन करना पड़ता है। नाउ मूविंग नेक्स्ट इज रीजनरेशन का स्टेप, जिसमें वापस से RUBP रीजनरेट कर जाती है, और इस स्टेप को भी एक ATP की ज़रूरत होती है, एंड दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशल स्टेप, बट मोस्ट क्रूशल अगर ऑप्शन में दिया है तो इट इज़ कार्बोक्सिलेशन। रीजनरेशन क्यों क्रूशियल है, क्योंकि अगर केल्विन साइकिल को अनइंटरप्टेड चलते रहना है तो RUBP को रीजनरेट तो करना ही पड़ेगा। तो इन टोटल केल्विन साइकिल में इफ़ समबडी आस्क यू कि कितने ATP कंज्यूम होते हैं, तो 2 स्टेप रिडक्शन में एक कंज्यूम होता है, रीजनरेशन में मतलब 3 ATP कंज्यूम होती है एंड 2 NADPH के मॉलिक्यूल्स कंज्यूम होते हैं, राइट। एक केल्विन साइकिल अगर हुई तो उससे एक ही CO2 फिक्स होगा, राइट। अगर हमें इससे CO2 फिक्सेशन करवानी है, जो करवानी ही पड़ेगी अगर एक हमें ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाना है, तो 6 टर्न्स ऑफ केल्विन साइकिल होंगे, मतलब एक टर्न में अगर 3 ATP कंज्यूम हो रही है तो 6 टर्न्स में 18 ATP कंज्यूम होने लग जाएंगे, एंड एक स्टेप में अगर 2 NADPH कंज्यूम हो रहा है तो 6 स्टेप्स में वो एक स्टेप में अगर 2 NADPH कंज्यूम हो रहा है तो 6 स्टेप्स में 12 NADPH कंज्यूम होने लग जाएंगे, राइट। दिस यू शुड रिमेंबर कि 6 CO2 से एक ग्लूकोज बनने वाला है, एंड उसके लिए 6 बार ये साइकिल चलनी पड़ेगी, दैट इज़ 18 ATP एंड 12 NADPH नीडेड होंगे। लेट्स सी आर C4 पाथवे, C3 पाथवे हमने पूरा पढ़ लिया है, राइट। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो ड्राई ट्रॉपिकल रीजन्स में रहते हैं, मतलब वहाँ पर उनको हाई टेम्परेचर को फेस करना पड़ता है। वहाँ के प्लांट्स जो होते हैं उनको C4 पाथवे अडॉप्ट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि टेम्परेट रीजन वाले प्लांट्स जो हैं उनको तो थोड़ा लो टेम्परेचर अवेलेबल है, सो वो फंक्शन कर पाएंगे वहाँ पे अच्छे से एफिशिएंटली। बट ड्राई ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट में जहाँ पे वेरी हाई टेम्परेचर होगा, वहाँ पर उनका अगर C3 प्लांट्स रहे वहाँ पे तो उनका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम होने लग जाता है, प्रोडक्टिविटी कम होने लग जाती है, तो वहाँ पर एक एडेप्टेशन, स्पेशल एडेप्टेशन करनी पड़ती है हाई टेम्परेचर को सर्वाइव करने के लिए, फेस करने के लिए। क्लियर। तो C4 एनाटमी वाले जो प्लांट्स होते हैं उनकी एक स्पेशल टाइप ऑफ लीफ एनाटमी कर दी जाती है, नेचर ने की है, एडेप्टेशन करी है, जो कैपेबल करती है उनको हाई टेम्परेचर को टॉलरेट करने के लिए, प्लस वो हाई लाइट इंटेंसिटीज़ को भी सर्वाइव कर पाते हैं। वहाँ पर एक अनयूजफुल सा प्रोसेस दैट इज़ फोटो रेस्पिरेशन जो C3 प्लांट्स में होता है, वो C4 प्लांट्स में, इन प्लांट्स में, स्पेशल प्लांट्स में होता भी नहीं, बिकॉज ऑफ स्पेशल लीफ एनाटमी, और इनकी प्रोडक्टिविटी देयरफॉर ग्रेटर और बायोमास भी ग्रेटर होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी वेस्टफुल प्रोसेस नहीं हो रहा होता है। स्पेशल लीफ एनाटमी क्या होती है C4 प्लांट्स में, लेट्स हैव अ लुक एट दैट। कि इनके पास जो लीफ में वैस्कुलर बंडल्स होंगे उनके सराउंडिंग में एक स्पेशल टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज़ बंडल शीथ सेल्स। एंड इन लीव्स के पास एक एनाटमी होती है जिसको हम क्रैंस एनाटमी कहते हैं। क्यों? क्योंकि लीफ में ये अरेंजमेंट ही रीथ लाइक इन सेल्स की होती है। बंडल शीथ सेल्स जो होते हैं वो एक लेयर फॉर्म करते हैं, दैट इज़ मल्टीपल लेयर्स, सेवरल लेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, एंड इम्पर्वियस टू गैसेस एक्सचेंज होते हैं। इंटरसेलुलर स्पेस इनमें बिल्कुल नहीं होता, एंड C4 प्लांट्स के अंदर ये लीफ एनाटमी हमको देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल मेज़ और सोरगम में अगर आपको प्लांट को आइडेंटिफाई करना है कि C3 है या C4, देन यूल हैव टू लुक फॉर बंडल शीथ सेल्स। अगर आपको बंडल शीथ सेल्स मिलते हैं देन इट मीन्स कि वो C4 प्लांट्स हैं। एंड C4 प्लांट्स में C3 के साथ साथ ही एक अनदर टाइप ऑफ साइकिल चलती है, दैट इज़ C4 साइकिल चलती है, जिसको हम क्या कहते हैं, हैच एंड स्लैक पाथवे कहते हैं।
इस पाथवे में होता क्या है, इस C4 साइकिल में क्या होता है कि दो टाइप के सेल्स तो पहले हमने देख ही लिए हैं कि मेसोफिल सेल हमारा मेन सेल होगा वस्कुलर बंडल के पास का लीव्स में, एंड ये स्पेशल सेल दैट इज बंडल शीथ सेल इसमें प्रेजेंट है, जिसमें ये स्टार्ट कैसे होगा कि CO2 की फिक्सेशन जो होगी दैट इज यहाँ पे दो CO2 फिक्सेशन होता है, दैट इज 2 स्टेप यहाँ पे कार्बोक्सिलेशन का होता है, वेरेज केल्विन साइकिल में C3 साइकिल में सिर्फ एक स्टेप ऑफ कार्बोक्सिलेशन होता है, यहाँ पे डबल कार्बोक्सिलेशन होता है, राइट। मेसोफिल सेल में सबसे पहला कार्बोक्सिलेशन होगा जिससे PP जिसे एक्सेप्ट करता है और फॉर्म करता है एक C4 एसिड जिसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ये हमारा फर्स्ट 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड बनता है C4 साइकिल, इसलिए इसका नाम है, राइट। उसके बाद ये कन्वर्ट होता है फर्दर टू मैलिक या अस्पार्टिक एसिड इन द मेसोफिल सेल इटसेल्फ, जो ट्रांसपोर्ट होते हैं इन बंडल शीथ सेल थ्रू प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस। ये प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस है, राइट, साइटोप्लाज्म जो कनेक्ट कर रहे हैं दोनों सेल्स के। यहाँ पे जब ये ट्रांसपोर्ट हो जाता है तो इसमें डीकार्बोक्सिलेशन का 1 स्टेप होता है जिसमें एक CO2 रिलीज होता है प्लस C3 एसिड बनता है। जो CO2 रिलीज हुआ है वो अब अब वो C3 साइकिल दैट इज केल्विन साइकिल में चला जाता है, एंड जो C3 एसिड रिलीज हुआ है वो ट्रांसपोर्ट होकर बैक इन द मेसोफिल सेल्स आ जाता है और वहाँ पे वापस से रीजनरेशन हो जाती है PP की। ये बाहर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है एंड ये सेल वॉल है। इसमें आपको याद क्या रखना है, 2 मेजर एंजाइम्स होती हैं। पहला तो C3 साइकिल रुबिस्को के बिना चल नहीं सकती, एंड सिंस ये C3 साइकिल बंडल शीथ सेल्स में चलती है तो यहाँ पे रुबिस्को बंडल शीथ सेल्स में रुबिस्को होती है, एंड यहाँ पे CO2 फिक्सेशन को कैटेलाइज करने के लिए हमारे पास PP कार्बोक्सिलेज एंजाइम होती है, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम दैट इज PPcase, जिसको पेपकेज हम कह सकते हैं। तो ये पेपकेज एंजाइम जो होती है वो लोकेटेड होती है मेसोफिल सेल्स में। बंडल शीथ सेल्स में हमारे पास रुबिस्को एंजाइम लोकेटेड होती है। एंड ऑल्सो वन मोर पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज कि C3 प्लांट्स जो थे उसमें मेसोफिल सेल्स में ही C3 साइकिल देखने को मिल रही थी, बट हियर इन C4 प्लांट्स जो हमारा C3 साइकिल है वो बंडल शीथ सेल्स में चल रहा होता है, राइट। फोटो रेस्पिरेशन एक स्टेप है जो वेस्टफुल होता है, एक्चुअली ये एक वेस्टफुल प्रोसेस होता है जो C3 साइकिल में ही बस हमें देखने को C3 प्लांट्स में ही देखने को मिलता है, C4 प्लांट्स में नहीं। C4 प्लांट्स तो अडेप्ट ही इसके लिए होते हैं कि इनके में ये फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस ना हो, बिकॉज ये एक वेस्टफुल प्रोसेस है। नॉर्मली क्या होता है, RUBP जब CO2 के साथ कंबाइन करती है तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3PGA दैट इज 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड के 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, मतलब 6 कार्बन, और यहाँ पे भी 6 कार्बन, नो लॉस ऑफ CO2, राइट, CO2 फिक्सेशन हो गया। बट एक्चुअली इन फोटो रेस्पिरेशन व्हाट हैपन्स कि RUBP जो है वो 2 डुअल नेचर शो करती है, ये रुबिस्को एंजाइम। तो वो करती क्या है कि CO2 और O2 दोनों से बाइंड कर लेती है, बाइंड कर सकती है, उनके कंसनट्रेशन डिपेंड करता है। अगर इक्वल कंसनट्रेशन है तो वो CO2 के लिए ज़्यादा एफिनिटी रखती है। C3 प्लांट्स में होता क्या है कि O2 की कंसनट्रेशन थोड़ी ज़्यादा हो जाती है तो रुबिस्को की कार्बोक्सिलेज वाली एक्टिविटी जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है, एंड ऑक्सीजनेज वाली एक्टिविटी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। तो कार्बोक्सिलेज की अगर एक्टिविटी कम हो रही है तो कार्बोक्सिलेशन स्टेप कम होगा, मतलब फोटोसिंथेसिस, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम होगा, प्रोडक्टिविटी कम होगी, बायोमास कम होगा, राइट। बट इसकी एडेप्टेशन कैसे शो की C4 प्लांट्स ने कि जहाँ पे रुबिस्को एंजाइम होती है दैट इज़ बंडल शीथ सेल में, वहाँ पर ये CO2 की कंसनट्रेशन इतनी ज़्यादा कर देते हैं कि वहाँ पे कहीं भी ऑक्सीजन आ ही ना सके और इसकी मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हो पाए, दैट इज़ मैक्सिमम कार्बोक्सिलेशन का स्टेप हो पाए। बंडल शीथ सेल में आपने पढ़ा भी है कि वो इम्पर्वियस टू गैसेज एक्सचेंज होती है, थिक वॉल्ड होती है, सेवरल लेयर्स होती है उसमें, सो दैट वहाँ पे कोई ऑक्सीजन का प्रेजेंस ना हो एंड वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ CO2 प्रेजेंट हो नियर एंड अराउंड रुबिस्को, राइट, ताकि वो अपनी कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी को ही शो करे, ये वेस्टफुल प्रोसेस उसमें ना हो पाए। एक्चुअली इस वेस्टफुल प्रोसेस में होता क्या है कि इंस्टेड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 3PGA देयर इज़ फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोग्लाइसरेट। 3PGA तो बनेगा ही, प्लस एक मॉलिक्यूल 3PGA का बनेगा, प्लस हमें एक मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लाइकोलेट का बनता हुआ मिलता है। ये 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, फॉस्फोग्लाइसरेट PGA तो 3 कार्बन, ये 3 ये 2, मतलब 5 कार्बन हमें मिला 6 कार्बन से। तो एक CO2 का रिलीज भी होता है विच इज़ बैड फॉर आवर एनवायरनमेंट, एंड इसमें कोई ATP की सिंथेसिस नहीं होती, कोई NADPH2 की सिंथेसिस नहीं होती, प्लस इसमें एक ATP का मॉलिक्यूल कंज्यूम भी होता है उल्टा, क्लियर। एंड फोटो रेस्पिरेशन का कोई बायोलॉजिकल रोल अभी तक साइंटिस्ट को नोन नहीं है, सो बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस इसका अभी नोन नहीं है। सो फॉर टाइम बीइंग इट इज़ एक्चुअली अ वेस्टफुल प्रोसेस,
जो C4 प्लांट्स में नहीं होता है, जस्ट इन C3 प्लांट्स होता है. अब I think you all can fill this table, but still let's have a look to confirm your answers. कि सेल टाइप इन विच केल्विन साइकिल टेक्स प्लेस. C3 प्लांट में तो हमारे मेसोफिल सेल्स में होगी, बट C4 प्लांट्स में बंडल शीट सेल्स में होती है. एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस हमने पढ़ा था. सेल टाइप इन विच द इनिशियल कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन अकर्स. C3 प्लांट्स में तो मेसोफिल सेल्स में ही सब कुछ होता है. C4 प्लांट्स में इनिशियल कार्बोक्सिलेशन मेसोफिल सेल्स में ही होता है, एंड सेकेंड वाला किस में होता है, बंडल शीट सेल में होता है. हाउ मेनी सेल टाइप्स डज द लीफ हैव टू दैट फिक्स CO2. C3 प्लांट्स में एक ही सेल होता है, दैट इज मेसोफिल सेल. C4 प्लांट्स में दो टाइप ऑफ सेल्स एग्जिस्ट करते हैं, मेसोफिल एंड बंडल शीट सेल्स. क्लियर. विच इज द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर. C3 प्लांट्स में क्या होता है प्राइमरी एक्सेप्टर, RUBP. C4 प्लांट्स में प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर PP होता है, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट. क्लियर. नंबर ऑफ कार्बन इन प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर. RUBP में 5 एंड PEP में 3. विच इज द प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट. C3 में इट इज 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, C4 में ऑक्सैलोएसिटिक एसिड होता है. क्लियर. नंबर ऑफ कार्बन इन प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट. PGA में 3 कार्बन होते हैं. ओए. C4 में ऑक्सैलोएसिटिक एसिड में 4 कार्बन होते हैं. डज द प्लांट हैव रुबिस्को. दोनों में ही रुबिस्को होता है. पेप्केज बट स्पेशल होता है, जो सिर्फ हमें C4 प्लांट्स में देखने को मिलता है. विच सेल इन द प्लांट हैव रुबिस्को. इसमें मेसोफिल सेल्स में होता है, इसमें बंडल शीट सेल में होता है, क्योंकि वहीं पर ही C3 साइकिल ऑपरेट होती है. CO2 फिक्सेशन रेट अंडर CO2 फिक्सेशन रेट अंडर हाईलाइट कंडीशंस. अगर हाईलाइट कंडीशन है तो C3 प्लांट्स में क्या हो जाएगा, फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है, तो यहाँ पे कम हो जाती है. बट C4 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन जैसा कुछ भी नहीं है, तो वहाँ पे हाई ही सिंथेसिस होती है. वेदर फोटो रेस्पिरेशन इज प्रेजेंट इन लो लाइट इंटेंसिटी. लो लाइट इंटेंसिटी पे तो फोटो रेस्पिरेशन इवन C3 प्लांट्स में भी नहीं होता. वेदर फोटो रेस्पिरेशन इज प्रेजेंट एट हाई लाइट इंटेंसिटीज. अगर हाई लाइट इंटेंसिटी हुई तो C3 प्लांट्स में तो होने लग जाएगा, बट C4 प्लांट्स में बिल्कुल नहीं होता. वेदर फोटो रेस्पिरेशन वुड बी प्रेजेंट एट लो CO2 कंसनट्रेशन. CO2 की कंसनट्रेशन लो है तो येस C3 प्लांट्स में होगा फोटो रेस्पिरेशन, C4 में नहीं होगा. अगर हाई CO2 कंसनट्रेशन है तो फोटो रेस्पिरेशन का कोई स्कोप नहीं, बिकॉज वो हाई ऑक्सीजन के कंसनट्रेशन पर ही होता है. तो C4 प्लांट में तो वैसे भी नहीं होता, C3 प्लांट में भी इवन नहीं होगा. टेम्परेचर ऑप्टिमम C3 प्लांट्स के लिए थोड़ा कम होता है, C4 प्लांट्स के लिए ज़्यादा होता है. तो C3 प्लांट्स के लिए कितना होता है 20 to 25, एंड C4 के लिए हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं, देयरफॉर इट इज़ 30 to 40. एग्जाम्पल हमारे पास C4 प्लांट के हैं, हमारे पास हैं मेज, सॉर्गम एंड एक्सेट्रा. लेट्स सी द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर नाउ, फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस. तो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करने वाले 2 फैक्टर्स होते हैं, दैट इज़ फर्स्ट एक्सटर्नल, सेकेंड इज इंटरनल. इंटरनल स्ट्रक्चर्स, प्लांट फैक्टर्स में इंटरनल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, प्लांट फैक्टर्स जो होते हैं वो इंटरनल स्ट्रक्चर ही होता है. दैट इज़ फर्स्ट इज नासो से आप याद रख सकते हैं कि नंबर, एज, साइज एंड ओरिएंटेशन ऑफ लीव्स, मेसोफिल सेल्स, इंटरनल CO2 कंसनट्रेशन, क्लोरोफिल की अमाउंट कितनी है, क्लोरोप्लास्ट का नंबर कितना है, दैट ऑल राइट. और प्लांट फैक्टर्स जो इंटरनल फैक्टर्स होते हैं वो डिपेंड करता है जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन पे, कि प्लांट में कितना है, दैट इज़ जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है, एंड ग्रोथ ऑफ द प्लांट पे भी डिपेंड करता है. एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, सनलाइट, एक्सटर्नल CO2 कंसनट्रेशन, वाटर लेवल, टेम्परेचर. दीज आर द फ्यू एक्सटर्नल फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं प्लांट में फोटोसिंथेसिस रेट को. एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स दोनों साइमल्टेनियसली अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को. एंड एक्चुअली में जो फैक्टर होता है वो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो होता है वो डोमिनेट होता है लिमिटिंग फैक्टर से. अगर सारे फैक्टर्स ठीक है बट एक फैक्टर जो है वो कम अमाउंट में है, जैसे कि लाइट मान लो कम है और एवरीथिंग इज़ फाइन और सब कुछ ऑप्टिमल लेवल पे है, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम होगी, बिकॉज वो डायरेक्टली सबसे लोएस्ट वाले फैक्टर पे डिपेंड करती है. इसको एक लॉ के थ्रू भी हम समझ सकते हैं कि ब्लैकमैन साइंटिस्ट ने एक लॉ दिया था 1905 में, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स, जो ये बताता है कि अगर एक केमिकल रिएक्शन मोर देन 1 फैक्टर से अफेक्ट हो रहा है तो वो केमिकल रिएक्शन उस फैक्टर से डायरेक्टली डिपेंडेंट होगा या डायरेक्टली अफेक्टेड होगा जो अपने मिनिमल वैल्यू से क्लोजेस्ट है. फॉर एग्जांपल अगर हमारे प्लांट में ऑप्टिमम लाइट है, ऑप्टिमम CO2 की कंसनट्रेशन है, ग्रीन लीफ है, दैट इज़ क्लोरोफिल भी अबंडेंट है, बट प्लांट सिंथेसाइज नहीं कर सकता है अगर उसको टेम्परेचर ऑप्टिमम नहीं दिया गया, टेम्परेचर लो है तब. अगर हमें टेम्परेचर ऑप्टिमम दे दिया हमने तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस उसकी बैक टू द नॉर्मल हो जाती है. क्लियर.
लाइट को देखिए तो लाइट में लाइट क्वालिटी, लाइट इंटेंसिटी, लाइट ड्यूरेशन, ये सब मैटर करता है प्लांट को। अगर लो लाइट इंटेंसिटी होती है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डायरेक्टली डिपेंड करता है अपॉन लाइट। मतलब अगर थोड़ी कम लाइट है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जितनी लाइट बढ़ती जाएगी रेट ऑफ सिंथेसिस भी बढ़ता जाता है। बट अगेन इट ग्रेजुअली बिकम्स स्टेशनरी, फर्दर इंक्रीज नहीं देखने को मिलता हमको हायर लाइट इंटेंसिटीज़ पे, क्योंकि लाइट इंटेंसिटी तो हाई हो गई तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी हाई हो जाता है। बट अदर फैक्टर्स क्या पता यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे लिमिटिंग बन जाएं, वो अपने कम अमाउंट पे मिले प्लांट को, राइट। और 10% ऑफ सनलाइट पे ही प्लांट में सैचुरेशन हो जाता है। तो लाइट रेयरली लिमिटिंग फैक्टर होता है, क्योंकि अबंडेंट सनलाइट हमारे को अवेलेबल है इन दिस एनवायरनमेंट, मिलता है हमारे एटमॉस्फेयर में। सो अगर रेयरली कोई लिमिटिंग फैक्टर है तो वो लाइट होता है। बट एक्सेप्ट फॉर द ये ग्रीन शेडी प्लांट्स जो होते हैं उनके लिए लाइट लिमिटिंग फैक्टर होता है, क्योंकि उनको लाइट उतनी मिल नहीं पाती, जो स्मॉल प्लांट्स होते हैं उनके लिए। अगर लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा हुई तो ये डैमेज कर सकता है हमारे क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर को, एंड इसकी वजह से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी डिक्रीज़ कर सकता है अगर लाइट इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा मिली प्लांट को तो, राइट। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंटेंसिटी, लो इंटेंसिटी पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इंटेंसिटी के, लाइट इंटेंसिटी के। बट आफ्टर पर्टिकुलर टाइम ये स्टेशनरी ग्राफ हो जाता है, बिकॉज अदर फैक्टर्स यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे लिमिटिंग बन जाते हैं प्लांट के लिए। नाउ CO2 की कंसनट्रेशन की बात करें तो सबसे पहले कि मेजर लाइन इसमें ये है कि ये वन ऑफ द मेजर लिमिटिंग फैक्टर की तरह एक्ट करता है, क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में CO2 की कंसनट्रेशन जो है वो 0.03 से 0.04 तक अवेलेबल है। अगर हम इसको यूनिट्स में, प्रॉपर यूनिट्स में कन्वर्ट करें तो इट इज़ 380, राइट। बट C3 प्लांट का सैचुरेशन CO2 के 450 पर होता है, एंड C4 प्लांट्स के लिए 360 पे होता है। तो C4 प्लांट्स के लिए तो वेल एंड गुड, क्योंकि उसकी सैचुरेशन ही 360 पर हो जाती है, बट एनवायरनमेंट में 380 है, उससे थोड़ा ज़्यादा ही अवेलेबल है, तो उसके लिए तो अच्छी बात है। बट C3 प्लांट्स जो होते हैं उनको 450 लेवल चाहिए होता है CO2 का इन एटमॉस्फेयर, जो अभी हमें अवेलेबल नहीं है। तो प्रेजेंट अगर रेट है 0.03 से 0.04 तक, अगर वो इंक्रीज़ हो जाए टू 0.05 तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस C3 प्लांट्स में इंक्रीज़ कर सकता है, एंड बियॉन्ड अगर 0.05% हुआ तो वो डैमेजिंग हो जाएगा प्लांट के लिए और लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। क्लियर। C3 और C4 प्लांट्स दोनों से पहले डिफरेंटली रिस्पॉन्ड करते हैं CO2 कंसनट्रेशंस को। C3 को 450 चाहिए होता है एंड C4 को 360 चाहिए होता है। सेकेंड, अगर लो लाइट कंडीशंस हैं तो दोनों ग्रुप रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे हाई CO2 कंसनट्रेशंस को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लो लाइट है, तो यहाँ पे लाइट जो है वो लिमिटिंग फैक्टर की तरह कर रहा है, तो वो लिमिट करेगा उनको रिस्पॉन्ड करने से हाई CO2 कंसनट्रेशंस पे, राइट। बट अगर हाई लाइट इंटेंसिटी हुई, मतलब कि उनको ऑप्टिमम लाइट मिल रही है, तो अब कोई लिमिटिंग फैक्टर नहीं है, तो नाउ दे कैन डिफरेंटली रिस्पॉन्ड टू डिफरेंट वे में हमारे CO2 की कंसनट्रेशंस को। क्लियर। C3 प्लांट्स को सिंस CO2 की कंसनट्रेशन लिमिटिंग है हमारे एनवायरनमेंट में, तो हम कुछ C3 प्लांट्स हैं जैसे टमाटोज़ एंड ब्लैक पेपर, उनको हाई CO2 की कंसनट्रेशन में ग्रो करने की कोशिश करते हैं ताकि उनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो पाए। जैसे कि ग्रीन हाउस गैसेज इनको हम कहते हैं, ग्रीन हाउस क्रॉप्स कहते हैं। ब्लैक पेपर एंड टोमेटो इसका एग्जाम्पल है। इनको हाई CO2 कंसनट्रेशन प्रोवाइड करी जाती है उनके एनवायरनमेंट में, सो दैट इनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा रहे, हायर यील्ड रहे, राइट। टेम्परेचर जो है, डार्क रिएक्शंस हमने पढ़े हैं जो, उसमें बहुत सारे एंजाइम्स एंगेज्ड होती हैं, तो ये एंजाइम्स जो होते हैं उनको ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है। तो डार्क रिएक्शंस डायरेक्टली डिपेंड करते हैं टेम्परेचर पे, ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं टेम्परेचर से। बट लाइट रिएक्शंस जो होते हैं वो टेम्परेचर सेंसिटिविटी उनकी थोड़ी कम होती है एज़ कम्पेयर टू हमारे डार्क रिएक्शन से बात करें तो। C4 प्लांट्स हमने पढ़ ही लिया है कि हायर टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं, दैट इज़ अप टू 30 to 40, बट C3 प्लांट्स जस्ट 20 to 25 को ही टॉलरेट कर पाते हैं। ट्रॉपिकल प्लांट्स जो होते हैं उनमें C3 एनाटमी देखने को मिलती है, तो हायर टेम्परेचर ऑप्टिमम उनका होता है एज़ कम्पेयर टू द हमारे ट्रॉपिकल प्लांट्स, एज़ कम्पेयर टू द टेम्परेट प्लांट्स जिनको कम टेम्परेचर की आदत रहती है। वाटर की बात करें तो वाटर, इवन दो ये वन ऑफ द रिएक्टेंट होता है फोटोसिंथेसिस के टाइम पे, CO2 विद H2 कंबाइन करता है कार्बोहाइड्रेट्स फॉर्म करने के लिए विद विद O2 रिलीज। तो वाटर एक रिएक्टेंट की तरह भी एक्ट करता है, बट इट अफेक्ट्स द प्लांट
ज़्यादा तरीके से ये प्लांट को ज़्यादा अफेक्ट कर देता है रादर देन अफेक्टिंग द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। जैसे कि अगर वाटर स्ट्रेस की कंडीशन है तो स्टोमेटा क्लोज होने लग जाता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट CO2 की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, एंड लीव्स विल्ट करने लग जाते हैं, फॉल ऑफ करने लग जाते हैं, सरफेस एरिया कम होने लग जाती है उनकी, एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी डिक्रीज होने लग जाती है विद टाइम. So this was all about the photosynthesis chapter. Thank you. I hope you liked the explanation. Thank you very much.